Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in UV visible spectroscopy. In my previous lecture, I have discussed the instrumentation in UV visible spectroscopy and I have discussed what is UV spectrum. Today, our topic is the selection of solvent. So selection of solvent or choice of solvent is very important to record your UV spectrum because this solvent it has certain effects on the UV visible absorption because it has ability to form hydrogen bond either with ground state or the excited state. So let's start with the selection of solvent or choice of solvent to record the UV spectrum. So before I discuss this choice of solvent, because we know that the polar and non-polar solvents, it may affect the absorption. वो absorption maxima या तो जो longer wavelength की तरफ shift हो सकती है या shorter wavelength की तरफ जो है वो shift हो सकती है. So before I discuss this solvent effect in detail, first I define some certain terms जो हम UV visible spectroscopy में यूज़ करते हैं. मिसाल के तौर पे आप क्रोमोफोर यूज़ करते हैं या ऑक्सोक्रोम यूज़ करते हैं या बैथोक्रोमिक शिफ्ट यूज़ करते हैं या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो इन टर्म्स को यूज़ करते हैं या जो है वो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की बात कर रहे होते हैं. सो फर्स्ट आई डिफाइन दीज टर्म. मिसाल के तौर पे क्रोमोफोर आपके पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो स्ट्रक्चर जिसका आप यूवी स्पेक्ट्रम ले रहे हैं वो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ UV visible light. So that part of molecule is referred as chromophore. वैसे जो है वो अगर बाई टर्म अगर इसको जो है इसको वर्ड को आप डिफाइन करें देन कलर इम्पॉर्टिंग जो है वो आप इसे जो है वो कह रहे होते हैं बट इट डज नॉट मीन कि हमेशा वो विजिबल लाइट की तरफ ही एब्जॉर्ब करेगा. ये क्रोमोफोर का वर्ड हम यहाँ इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज दैट पार्ट that particular or specific part is responsible for the absorption of UV visible light. Oxochrome is a substituent, वो लॉन पेयर हो सकता है या कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि क्रोमोफोर पे मौजूद है which is responsible for the shift of wavelength to longer wavelength. अगर कोई भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है 190 पे उसके ऊपर आप कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं कि वो 230 पे एब्जॉर्ब करे देन दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज ऑक्सोक्रोम. ये मैं एग्जांपल देकर जो है वो इसको बताता हूँ. मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो बात करते हैं शिफ्ट्स की देन फर्स्ट वी हैव बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्योंकि ऑक्सोक्रोम जो है वो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट को जो है वो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. सो बैथोक्रोमिक शिफ्ट इट इज आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट. नॉर्मली हम बैथोक्रोमिक इफेक्ट भी आप जो है वो बैथोक्रोमिक इफेक्ट आप इसे कह देते हैं या रेड शिफ्ट. सो दिस रेड शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ये शिफ्ट हो रहा होता है टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ. सो दिस बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज कास्ड बाय द ऑक्सोक्रोम. जब भी मैंने आपको जो है वो बताया सपोज एनी स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इट इज क्रोमोफोर एंड द सब्स्टिट्यूएंट are the lone pair which are present on chromophore. If it shift the absorption maximum to longer wavelength, these groups are known as oxochrome and that shift is known as bathochromic effect or red shift. हम इसे जो है वो कह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और आपने इसको अटैच कर दिए किसी नाइट्रोजन के साथ. सो दिस लॉन पेयर इन दिस केस अगर ये जो है वो पार्ट मौजूद ना हो तो ये 190 नैनोमीटर पे जो है वो एब्जॉर्ब कर रही होती है. बट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन पेयर बिकॉज वी नो दैट यहाँ जो है वो ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा देन इट शिफ्ट दिस एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 190 to 230. सो इन दिस केस ये जो आपके पास ग्रुप है दिस इज नोन एज ऑक्सो
क्रोम। ये सारा पार्ट जो था ये क्रोमोफोर था विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट, और ये जिसने एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जो है रोल प्ले किया इट इज नोन एज ऑक्सोक्रोम। एंड दिस शिफ्ट जो कि आपके पास 190 टू 230 पे जो है वो शिफ्ट हो रही है, इसको आप कहते हैं रेड शिफ्ट, और दिस इफेक्ट इज नोन एज bathochromic effect. The second is hypsochromic effect. Hypsochromic effect या इसको आप कहते हैं ब्लू शिफ्ट। As we have defined that ये रेड शिफ्ट जो है वो टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ है, then this blue shift it is shift of absorption maximum towards the shorter wavelength. This is known as hypsochromic effect or blue shift. ये कैसे होती है? So अगर extended conjugation हो तो फिर तो होगी रेड शिफ्ट, और अगर आप कॉन्जुगेशन डिसअपियर कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो अगर आप उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को तोड़ रहे हैं या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को डिसअपियर कर रहे हैं, देन इट रिजल्ट्स इन द ब्लू शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। मिसाल के तौर पे वी हैव aniline. We know that this lone pair of nitrogen it involves in resonance. So it means this lone pair it involves in delocalization. So it involves in extended conjugation. ये extended conjugation है. So this system aniline it absorb at 230 nanometer. So absorption maxima is at 230 nanometer, but in the presence of HCl अगर आप इसमें जो है वो एसिड डाल दें और फिर इसका जो है वो स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करें तो because it is acid this amine basic in nature, so acid base reaction salt formation जब होगी, इसका जब आप एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा लेते हैं then it is shifted to 203 नैनोमीटर. सो इट मीन आपके पास 230 से जब 203 की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो शिफ्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट और ब्लू शिफ्ट. और ये हुई क्यों? In this case, lone pair is available which involves in delocalization or extended conjugation, but in the presence of HCl, this lone pair react with this H positive. अब यहाँ आपके पास वो lone pair जो extended conjugation में involve हो रहा था इस वक्त वो मौजूद नहीं है. So that's why you actually disappear the extended conjugation by the reaction of this HCl with NH2. तो इस केस में जो है वो we observe a hypsochromic effect. So these are general terms which I want to introduce before I discuss the choice of solvent, क्योंकि choice of solvent में भी आप जो है वो ये blue shift और red shift को जो है वो explain करेंगे. So choice of solvent, three important criteria they are important when we select the solvent to record our UV spectrum. So first one is absorption by the सॉल्वेंट. जब कभी भी आप जो है वो यूवी स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, देन यू मस्ट नो द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ द सॉल्वेंट. ऐसा सॉल्वेंट आपने सिलेक्ट नहीं करना जो कि उस रीजन में एब्जॉर्ब करे जिस पर्टिकुलर रीजन में आपका मॉलिक्यूल या सल्यूट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हों. सो इट मीन्स सॉल्वेंट कट ऑफ्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वी मस्ट नो द सॉल्वेंट कट ऑफ्स to record our UV spectra. For example, what are solvent cutoffs? Solvent cutoffs are actually the point below that wavelength solvent itself absorb. ये ऐसे points होते हैं solvents के जिन points से नीचे जो है वो solvent खुद absorb करना शुरू कर देते हैं. So it means आपने ऐसे molecules जो है वो select करने हैं जो solvent cutoff से ऊपर जो है वो absorb कर रहे हों. मिसाल के तौर पे if we have water
we have 95% ethanol, we have C methanol. अब आप ये सॉल्वेंट्स आप देख रहे हैं, दीज सॉल्वेंट्स ये ऐसे हैं जिनमें जो है वो कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड्स नहीं है. सो इट मीन्स दो सॉल्वेंट्स विच नेवर पोजेस एनी conjugated systems, they are usually used to record the UV spectrum. So the solvent cutoff for these three solvents, for water we have here we have 190, for ethanol we have 205, for methanol we have 205. If we have acetonitrile, then again we have 190 nanometer. Some other solvents, we have N-hexane 201, cyclohexane 195 nanometer. We have chloroform 240 nanometer. So these are solvent cutoffs of different system. अगर आपने जो है वो वाटर में यूवी स्पेक्ट्रम ले रहे हैं तो आपके कंपाउंड जो है वो इट इज़ मोस्ट सूटेबल. तो ज़्यादातर जो आपके पास सॉल्वेंट्स हैं विच आर फ्रीक्वेंटली यूज, इट इज़ वाटर और 95% एथेनॉल, या आप हेक्सेन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं टू रिकॉर्ड द यूवी स्पेक्ट्रम, क्योंकि all the organic compounds they absorb above these points. Anyhow, if you have acetonitrile, फिर भी आपने जो है वो देख लेना है, but chloroform it has 240 nanometer. So these are the solvent cutoff points. आप जो है वो above that जितने भी सिस्टम जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे आप उनका यूवी स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो बिलो अगर जो है वो कोई ऐसा सिस्टम है आपका जो कि 230 पे 220 पे या 210 पे एब्जॉर्ब कर रहा है, देन दिस क्लोरोफॉर्म इज नॉट सूटेबल टू रिकॉर्ड द यूवी स्पेक्ट्रम. Second important criterion of the selection of the solvent is its effect on the fine structure of the absorption band. मिसाल के तौर पे the polar organic solvents they are responsible to disappear the fine structure of absorption band, but non-polar solvents अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो है वो यूवी स्पेक्ट्रम जो है वो लेंगे तो आपके पास जो एब्जॉर्प्शन बैंड का फाइन स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर हो रहा होगा. लेकिन चूँकि पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द solute molecule, so that's why they are responsible to disappearance of the fine structure. So effect on fine structure of absorption band. For example, if we have, अगर आप जो है वो फिनोल का स्पेक्ट्रम लेते हैं, suppose we have this is wavelength, we have absorbance. तो अगर आप इसका जो है वो स्पेक्ट्रम लेते हैं then we have ऐसा. This is UV spectrum of phenol in isooctane. So isooctane it is non-polar solvent. ओके और अगर आप यही यूवी स्पेक्ट्रम इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल लें देन वी हैव लाइक दैट. सो दिस इज यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल. सो दिस इज पोलर सॉल्वेंट. सो इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट जो आपका फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड है वो डिसअपियर हुआ है. दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट. तो इस बात का भी आपने जो है वो ख्याल रखना होता है. आप जो है वो देखते हैं व्हेन यू सिलेक्ट द सॉल्वेंट टू रिकॉर्ड द UV spectrum. So the second important criteria to select the solvent is effect of that solvent on fine structure of the absorption band. Third very important criterion to
Discuss the choice of solvent or selection of the solvent is effect of solvent on wavelength of absorption wavelength of absorption by stabilization of ground state or excited state. So, if we discuss the absorption of ultraviolet radiation, we know that आपके पास जो bonds हैं, it is between two atoms. अब atoms में जो nuclei हैं, during excitation उनकी जो है movement इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं होती. Only electrons they are shifted from ground state to excited state. If you use polar solvent or you use non-polar solvent, अब आपने देखना है इफ़ वी यूज़ द पोलर सॉल्वेंट देन अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट जो है वो ज़्यादा पोलर है देन इट हैज़ एबिलिटी टू स्टेबलाइज द ग्राउंड स्टेट. अगर ग्राउंड स्टेट को वो पोलर सॉल्वेंट जो है वो स्टेबलाइज कर देंगे देन इट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड अगर वो एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होगी देन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही होगी इट विल शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ. व्हेन इट इज शिफ्टेड टू शॉर्टर वेवलेंथ देन मीन्स इन दिस केस द सॉल्वेंट्स दे कॉज अ ब्लू शिफ्ट. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ वीक absorption of N2 pi star in case of कीटोन्स. अगर आप कीटोन्स की N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की जो है वो बात करें, अगर आप इन कीटोन्स का स्पेक्ट्रम जो है वो हेक्सेन में रिकॉर्ड करते हैं देन इट हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 275 nanometer, about 275 nanometer. But same spectrum when is recorded in the presence of water. So water is polar solvent, it has ability to stabilize the ground state. और जब ग्राउंड स्टेट को वो स्टेबलाइज कर लेगा तो आप ये समझें कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है. व्हेन इट इज स्टेबलाइज ये जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इस स्टेट में. जब ये नीचे शिफ्ट होगा देन एनर्जी डिफरेंस जो है इज इंक्रीज्ड. वो जो एनर्जी ऑफ द एब्जॉर्प्शन है जब वो बढ़ जाएगी देन वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड. सो इट इज शिफ्टेड टू 264 नैनोमीटर. सो इट कॉज ये जो आपके पास शिफ्ट है दिस इज ब्लू शिफ्ट. So it means in this case the polar solvents they cause a blue shift or hypsochromic effect when we used the polar or non-polar solvents. And this is the case for ketones and N2 pi star transition. In some other cases, कुछ cases में जो है वो इस तरह है the excited state is more polar as compared to ground state. अगर excited state जो है वो ज़्यादा polar हो और ground as compared to ground state then polar solvent it stabilize the excited state with greater affinity as compared to the ground state. जैसा कि for example in case of pi to pi star transition. So in case of pi to pi star transition excited state is stabilized by polar solvents. अब अगर फर्ज करें आपके पास इसकी बजाय इस तरह का जो है वो फिनोमिना है कि आपके पास दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, and this is pi to pi star transition, but in the presence of polar solvents this excited state is stabilized by the presence of polar solvent through hydrogen bonding. और ये जो है वो जब stabilize हो जाएगी it is shifted to like यहाँ.
So it means energy of absorption is decreased. So when energy of absorption is decreased, then it shifts the wavelength to longer wavelength. The shifting of absorption maximum to longer wavelength is known as redshift. Energy of absorption is decreased and it results in redshift. Redshift or is known as bathochromic effects. So these are three important criteria which we must keep in mind to select the solvent. क्यों? क्योंकि अगर आप जो है वो कोई भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूवी स्पेक्ट्रम जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, देन वी मस्ट नो द रीजन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्वेंट कट ऑफ्स, और फिर जो है वो आपने देखना है कि उस रीजन में वो हमारे कंपाउंड के साथ वो थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या थ्रू पोलर इंटरेक्शन या डाइपोल इंटरेक्शन क्या वो फाइन स्ट्रक्चर को जो है वो जो एब्जॉर्प्शन बैंड को जो है वो डिसअपीयर कर रहा है या नहीं कर रहा, एंड आल्सो the stabilization of ground state or excited state by the presence of polar or non-polar solvents. इसको भी आपने जो है वो अगर आप जो है वो नोट करते हैं, then you can record your spectra in a best way. So this is all about the choice of the solvent. In my upcoming lecture, I will discuss in details the chromophores and the search of chromophores. आप किस तरह chromophores को जो है वो locate कर सकते हैं, and then effect of extended conjugation on absorption maxima. It will discuss in my upcoming lecture. Thank you very much.